एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो 3-4 मेजर बीमारियां या इश्यूज होते हैं हार्ट से रिलेटेड, वो उस पर आप हमें बताएं कि आप सबसे पहले बीपी होता है, जो कि आई थिंक बहुत कॉमन है, और हम लोग इंडियन माइंड सेट ऐसा होता है, हमें लगता है कि बीपी होना तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आई थिंक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जी। सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा कहा जाता है जो लोग भारत में बीपी से जुड़े हुए लोग हैं, सो फॉर एग्जांपल 31% ऑफ इंडियंस आर ऑलरेडी डायग्नोज्ड हाइपरटेंसिव, नॉन डायग्नोज्ड हाइपरटेंसिव और भी उतने ही शायद होंगे। और ऐसा कहा जाता है जिनको बीपी की शिकायत है वो हार्ट डिसीज के बहुत करीब बैठे हुए हैं। तो कई लोगों को ये मालूम नहीं होता, लेकिन उनको मालूम हो जाना चाहिए। अब प्रिवेंशन में अगर देखेंगे तो जैसे बीपी है वैसे ही प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉकेज। कई बार लोग खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं ब्लॉकेज को हार्ट अटैक से, जबकि ये दोनों बातें बहुत अलग अलग है। ओके, लेकिन आमतौर पर तो यही माना जाता है कि ब्लॉकेज होगी तो हार्ट अटैक होगा। एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये बोली भाषा है, इसमें साइंस समझने की जरूरत है कि दो प्रकार के ब्लॉकेज होते हैं। एक होता है चर्बी से बना हुआ ब्लॉकेज जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और दूसरा होता है खून की गुत्थी या ब्लड क्लॉट, ये खून से बना हुआ ब्लॉकेज होता है। सेकंड वन इज फॉर स्ट्रोक। एब्सोल्युटली, स्ट्रोक एज वेल एज हार्ट अटैक इसके वजह से आता है, इसके वजह से नहीं आता। आप कह रहे हैं कि चर्बी वाले यानी कोलेस्ट्रॉल वाला जो उससे हार्ट अटैक नहीं आता, तो उससे क्या होता है फिर? एब्सोल्युटली कुछ नहीं। दीज पहले तो ना ये समझ लेना जरूरी है कि हार्ट अटैक कैसे आता है, फिर आपको समझा दूंगा मैं कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज करता क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि चूंकि आपने बीपी की बात की थी, तो क्या बीपी को हार्ट की बीमारी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? हाँ, मैं ऐसा बताऊंगा कि बीपी की बीमारी जब ग्रेजुएशन कर जाती है तो वो हार्ट की बीमारी हो जाती है। अंडर ग्रेजुएट लेवल में वो बीपी की ही तकलीफ है, ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो 100% हार्ट डिसीज पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी मतलब क्या, तो बीपी मतलब मेरी खून की नलियां जो है वो नलियां सिकुड़ गई है, जिसके वजह से अंदर से जाने वाला जो खून है उसको प्रेशर महसूस हो रहा है। अब मेजरली उसका कारण ऐसा होता है कि ब्लॉकेज और बीपी कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हार्ट अटैक उसके आगे कैसे जुड़ा हुआ है। तो होता क्या, ये खून की नलियां, हाँ, जो ब्लॉकेज के पेशेंट में बताते हैं कि अंदर ब्लॉकेज आ गया है, तो ये चर्बी अंदर गई कैसे? तो ये चर्बी पहले खून के नली के बाहर बैठा करती है, तो ये बाहर से बैठ करके खून के नली को ऊपर से दबाती है, जिसके वजह से खून की नली अंदर से सिकुड़ जाती है और अंदर से जाने वाले खून को प्रेशर सहन करना पड़ता है, वो होता है ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर जैसी सहन करना पड़ता है, ये खून जो अंदर से दौड़ रहा है ये उस खून के नली के दीवारों को टकराते रहता है, और टकरा करके इस खून के नली के दीवारों को अंदर से क्रैक्स निर्माण कर देता है। जैसे हमारे सीलिंग्स में बारिश के टाइम में जैसे क्रैक्स निर्माण हो जाते हैं, वैसे ही क्रैक्स इन खून की नलियों की दीवारों में निर्माण हो जाते हैं। अब इन क्रैक्स को सील करना, जो हमारे घर में पाइपलाइंस होती है उसमें अगर क्रैक्स निर्माण हो जाए तो हम एमसील जैसी कोई चीजें इस्तेमाल करते हैं इन क्रैक्स को सील करने के लिए। वैसे ही एमसील हमारे शरीर का जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो हमारा लिवर वो एमसील, वो कोलेस्ट्रॉल निर्माण करेगा इन क्रैक्स को सील करने के लिए। अब ये क्रैक्स अगर सील होते हैं कोलेस्ट्रॉल से बढ़िया है, अगर इसमें से एक हाथ दूसरा क्रैक अगर ज्यादा डीप हो जाता है तो ये खून की नली फट सकती है, और फटने के वजह से अंदर के अंदर शरीर में ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट निर्माण हो सकता है, वो होता है हार्ट अटैक। सो ये जर्नी एक ही है। ट्रेन में आप जो बैठे हो, ये आज ब्लड प्रेशर के स्टेशन पे है, कल ब्लॉकेज के स्टेशन पे होगी, परसों हार्ट अटैक के स्टेशन पे होगी। इनको रिवर्स करना बहुत जरूरी होता है। राइट। अभी आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो है उस पर एमसील की तरह काम करता है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन या कहा जाता है, इवन डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस या फिर ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। एब्सोल्युटली, दो तो अलग अलग बातें। यू आर राइट। नहीं, अलग नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लिवर का जॉब है कोलेस्ट्रॉल मैन्युफैक्चर करना। अगर आप कोई भी साइंस अगर उठा करके देख लो, आप जो खाते हो, जो भी चर्बी की चीजें खाते हो, 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दैट इज बीन देयर इनसाइड योर बॉडी, 80% कोलेस्ट्रॉल आपके खाने से जुड़ा हुआ ही नहीं है। जो भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, 80% उसमें से कोलेस्ट्रॉल लिवर खुद बनाता है। आपके ब्रेन खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है,
ईच एंड एवरी सेल नीड्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से आपके ईच सेल की लाइनिंग निर्माण होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है आपके शरीर में तो आपके शरीर जिंदा ही नहीं रह पाएगा, हार्मोन्स नहीं बनेंगे, मेमोरी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं रहेगी। हर एक चीज के लिए आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल लगता है। अब होता क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल इज अ रिपेयर एजेंट, आपके शरीर का रिपेयर एजेंट है। अब होता क्या है, अगर मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेना चालू कर दूं, आयुर्वेद में 5000 सालों बोला है कि चिंत्या नाम अति चिंतनात् इति रसवाहिनी दुष्यंती। मैं जितना चिंता करना शुरू कर दूंगा, जितना मैं सोचना चालू कर दूंगा, उतने मेरे खून के नली के अंदर क्रैक्स निर्माण होंगे। क्रैक्स निर्माण हो गए तो लिवर को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना पड़ेगा। लिवर ने कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बना दिया तो लिवर से उस खून के नली के पास लेके जाने वाली ऑटो जो है, ऑटो रिक्शा, वो है एलडीएल। तो लिवर में से ये कोलेस्ट्रॉल उठा करके एलडीएल लेके जाएगा उस खून के नली के पास। सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया तो बाकी बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल फिर से लिवर के पास लेके आना है। उस ऑटो रिक्शा का नाम है एचडीएल। तो ये एलडीएल और एचडीएल को जो अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें तो एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड बैड कैसे हुआ फिर? दैट वाज जस्ट अ स्टोरी, समझने के लिए किसी ने बना करके दी थी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ही पूरा गुड है। अगर आप वो ज्यादा निर्माण करते हो टेंशन और स्ट्रेस के वजह से, तो कब वो एमसील जो हमने लगाया था उसका स्पीड ब्रेकर बन जाता है अंदर, पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया। तो प्रॉब्लम जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ये है। नहीं तो प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले तक ये माना जाता था, कुछ साल पहले तक WHO की जो 3-4 साल पहले की रिसर्च है, तो उससे पहले तो कहा जाता था कि कोलेस्ट्रॉल विलेन है। आपके जितने भी दिल का जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल है। हालांकि 3-4 साल पहले जो आई थिंक मुझे एक्यूरेट डेट वो याद नहीं है, उसमें माना गया कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल जो आप खाने से ले रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, राइट? ये चेंज हुआ। लेकिन आज भी देश के बड़े सारे कार्डियोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली या डायबिटोलॉजिस्ट या बाकी लोग कहते हैं कि आपको बाहर से भी नहीं लेना है। अब हालांकि उसका लॉजिक वो लोग ये देते हैं कि अगर आप अंदर भी आपका ज्यादा बन रहा है और आप बाहर से भी ले लोगे तो वो बढ़ जाएगा। इज इट सो? उसका लॉजिक ऐसा है कि आप अगर खाते हो ज्यादा तो वो खाया हुआ कोलेस्ट्रॉल आपको इस्तेमाल नहीं होगा, लिवर ही खुद का कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। आप स्टैटिन्स की दवा आपको पता है, तो स्टैटिन्स की दवा काम कैसे करती है, तो लिवर में जाकर के लिवर का प्रोडक्शन बंद करती है। ओके। तो लिवर ही प्रोड्यूस नहीं करेगा कोलेस्ट्रॉल, तभी आपका एलडीएल कम होगा, तभी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होगा। नहीं, दवाई नहीं लेनी है अभी अभी दवाई नहीं लेनी है। दवाई नहीं लेनी है तो आपको ये शांत रखना है। ये भी चलिए शांत रख लिया। फिर भी मैं कह रही हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब जो कहा जाता है कि आपको गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाना है, आपको ये खाना है, सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट होता है, ठीक है? तो अब हम चाहते हैं कि आप हमें सही इन्फॉर्मेशन दें कि एक्चुअली क्या खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और क्या नहीं खाना है जो मे बी कि ज़्यादा हो जाए या नहीं। एचडीएल अगर बढ़ाना है, एचडीएल को अच्छा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर समझो ब्लॉकेजेस है, अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहीं चिपक के बैठा हुआ है, उसमें से कोलेस्ट्रॉल कुरेद के निकाल के फिर से लिवर के पास लेके आना मेटाबॉलिज्म के लिए, ये एचडीएल का काम होता है। इसके लिए शायद उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बट अगर मुझे एचडीएल मेरे शरीर में निर्माण करना है तो सबसे बेहतरीन एक ही उपाय उस पर है, वो है रोज सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम कसरत। अगर वो एक चीज करना चालू कर दो, एचडीएल आपका बढ़ जाएगा। अब उसी के साथ कई सारे खाने की चीजें भी अवेलेबल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, घी है, या तो फिर आप हरी पत्ती की सब्जियां खा लो। बहुत सारी चीज है, गुड फैट, बैड फैट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एचडीएल बढ़ाने के लिए अब जब मैंने एलोपैथी सीखा है, आयुर्वेद प्रीच करता हूँ, होम्योपैथी कॉलेज में सिखाता हूँ, तब ये चीज़ों को मैं अभी इतना समझ लेता हूँ कि एचडीएल बढ़ाने के लिए एक ही चीज़ अवेलेबल है, रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा कसरत। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक चीज़ भी जो इसको हम कोलेस्ट्रॉल की बात कहते हैं, तो उसमें अंडे को लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी होती है, कन्फ्यूजन भी है। कंट्रोवर्सी भी हम नहीं कहेंगे, कन्फ्यूजन है, क्योंकि कहते हैं कि उसके अंदर जो आपका योक वाला हिस्सा होता है तो उसको माना जाता है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, हालांकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, विटामिन डी होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, बट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो एक अंडा तक डेली परमिशेबल होता है यूजुअली जो डाइटिशियंस होते हैं, 100% पॉसिबल। लेकिन जो लोग आजकल प्रोटीन पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कि प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, तो लोग 6 अंडे 5 अंडे खा रहे हैं।
अब उसमें कई लोग सवाल करते हैं, हमारे चैनल पर भी करते हैं कि कितना अंडा हमें डेली खाना चाहिए और कितने अंडे का येलो हिस्सा जो है, येलो पार्ट खाना तो चाहिए। पहले येलो का मसला सॉल्व करते हैं। नॉर्मली अगर 20 अंडों का अगर आप येलो एक दिन में खाओगे तो उतना कोलेस्ट्रॉल तो आपका लीवर रोज बनाता है। दैट डजंट मीन दैट यू शुड हैव 20 एग्स इन अ डे, बट समझाने वाली बात ऐसी कि ये येलो जो अंडे के अंदर का है ये कोई बुरा नहीं है। यू कैन ऑब्वियसली कंज्यूम दैट, क्योंकि कितना 2-3 अंडे रोज के खा लो, दैट इज नॉट। अभी ये इंडिविजुअल परसेप्शन होगा कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा कसरत कर रहा है और उसको अच्छे मसल्स डेवलप करने हैं तो ही कैन हैव मोर एग्स। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे एकदम शांति से जिंदगी रहनी है, मुझे वेज ही खाना है, मुझे अंडे भी नहीं खाना है, डोंट ईट इट, नो प्रॉब्लम। कोई बोलता है कि नहीं मुझे नॉर्मल मेरी जिंदगी बितानी है, मैं नॉनवेज पसंद करता हूं, ले लो अंडे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अंडा खाने के वजह से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ेगा, ये गलत है। कोलेस्ट्रॉल तब भी बढ़ेगा अगर आपके शरीर में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो। अब थोड़ा ऑक्सीडेशन भी क्लियर कर दीजिए। एब्सोल्युटली, ऑक्सीडेशन मतलब कैसे? तो फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा नमक जिस चीज में है अगर वो मैं खाता हूं तो ऑक्सीडेशन बनेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें खाता हूं तो ऑक्सीडेशन बनेगा। बहुत ज्यादा स्टेल फूड अगर मैं खाता हूं तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। अगर मैं ऐसी कोई चीजें खाता हूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम मैंने रखा हुआ है, मेरे शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा। अब ये ऑक्सीडेशन करता क्या है? तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? तो मेरे शरीर में O2 जो ऑक्सीजन होता है उसको अगर मैं तोड़ दूं तो एक O और दूसरा O निर्माण होगा, ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन अकेले अकेले जिनका भी डिवोर्स हो चुका है वो दोनों करेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन अगर होता है तो करते क्या है? तो खून के नलियों के अंदर की लाइनिंग, इनको क्रैक्स निर्माण करना, ये ऑक्सीडेशन का जॉब प्रोफाइल है। अगर मैं ऑक्सीडेशन निर्माण करता हूं, मेरी खून की नलियां अंदर से टूट जाएगी। टूटी हुई खून की नलियों को रिपेयर करने के लिए लिवर को कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ेगा। So problem is not the cholesterol manufacturing. Problem is your food and your thought process. अगर मैं फूड को अच्छा कर दूं, अगर मैं थॉट प्रोसेस को अच्छा कर दूं, ऑक्सीडेशन ही शरीर में नहीं होगा तो मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही नहीं। सो प्रॉब्लम इज विथ योर डेली लाइफस्टाइल, इट इज नॉट विथ योर लिवर मैन्युफैक्चरिंग। वो तो उसको आदेश मिला है कि ये टूट गया है पाइप, पैचअप करने के लिए इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल बना दो। आप काम लिवर पे कर रहे हो विथ स्टैटिन्स, विच इज नॉट द कंप्लीट राइट सोल्यूशन। आपको काम करना है लाइफस्टाइल पे, क्योंकि स्टैटिन से मैं सिर्फ लिवर का प्रोडक्शन आज का कोलेस्ट्रॉल का बंद कर दूंगा, लेकिन ये बंद करने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स थे, हार्ट को पोषण करने के लिए कोएंजाइम Q10 लगता है, और ये कोएंजाइम Q10 कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन के एक जर्नी का एक एजेंट है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता हूं तो कोएंजाइम Q10 कम हो जाता है, मेरे हार्ट का पोषण कम हो जाता है। फिर कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे आप स्टैटिन ले रहे हो, आप कोएंजाइम Q10 भी दे दो। मतलब अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस थी वो नॉर्मल प्रोसेस को बंद कर दो और बाहर से खरीद लो। ये क्या बात हुई? हमारे घर में अगर गेहूं बन रहा है तो बाहर से इंपोर्ट क्यों करे? तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग इस्तेमाल कर लो। प्रॉब्लम इज नॉट विद द लिवर मैन्युफैक्चरिंग कोलेस्ट्रॉल, प्रॉब्लम इज विद द फूड एंड द थॉट प्रोसेस। मतलब अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल गलत है, उसको सही कर दो, किसी को भी हार्ट डिसीज नहीं हो।